आज के सेशन में हम लोग ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 और ऑर्डर 5 तीनों पढ़ेंगे। ऑर्डर 7 जो है ये प्लेंट के बारे में कहता है। प्लेंट क्या है? प्लेंट इज द प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिव। वादी का जो अभिवचन होता है उसी को वाद पत्र कहते हैं। तो प्लेंट के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं, वाद पत्र के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, यह हमारे ऑर्डर 7 में दिया गया है। ऑर्डर 7 का रूल 1 जो है ये कहता है कि प्लेंट शैल कंटेन दी फॉलोइंग, यानी वाद पत्र में निम्नलिखित चीजें होंगी। पहली, द नेम ऑफ द कोर्ट इन व्हिच द प्लेंट इज ब्रॉट। सबसे ऊपर में उस कोर्ट का नाम लिखा जाएगा जहां की वाद पत्र को प्लेंट को दाखिल किया जा रहा है, फाइल किया जा रहा है। सेकंड में भी द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, जितने भी वादी हैं उनका नाम और फुल डिस्क्रिप्शन। जब हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो प्लेंटिफ का नाम, उनका एज, उनके फादर्स नेम और उनका कंप्लीट एड्रेस। अगर टेम्पोररी और परमानेंट एड्रेस दोनों हैं तो दोनों एड्रेस देने पड़ेंगे। ठीक, अब प्लेंटिफ का नाम दे दिया गया तो डिफेंडेंट का भी नाम देना है। तो जितने भी डिफेंडेंट्स हैं सारे डिफेंडेंट्स का नेम एंड फुल डिस्क्रिप्शन, यानी जितने भी प्रतिवादी हैं सारे का नाम, उम्र, एज एंड फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि सिविल में नो काज ऑफ एक्शन नो सूट। अगर कोई वाद हेतुक नहीं है तो सिविल का मुकदमा नहीं चल सकता। तो आपको सेपरेट पैरा में लिखना पड़ेगा प्लेंट में कि आपको काज ऑफ एक्शन वाद हेतु कब प्राप्त हुआ, किस तारीख को प्राप्त हुआ। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लिमिटेशन का जो कैलकुलेशन होगा यह काज ऑफ एक्शन की डेट से ही लिमिटेशन माना जाता है। नेक्स्ट, प्लेंट में यह भी लिखना होता है कि इस कोर्ट को जुरिडिक्शन है अथवा नहीं है। कोई भी मुकदमा किसी भी कोर्ट में तभी चल सकता है जब उस कोर्ट को जुरिडिक्शन हो। जुरिडिक्शन 3 तरह के होते हैं, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। तो आपको अपने प्लेंट में, अपने वाद पत्र में यह लिखना होता है कि दिस कोर्ट हैज गॉट द जुरिडिक्शन। इस न्यायालय को इस मुकदमे का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये आपको अपने प्लेंट में लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट, क्लॉज एच। क्लॉज एच कहता है कि अगर आपने अपने प्लेंट में कोई सेट ऑफ किया है या कोई रिलिक्विशमेंट किया है तो उसका भी ब्यौरा देना है। जैसे सेट ऑफ क्या हुआ, दूसरी पार्टी का कुछ, मान लीजिए किसी प्लेंटिफ ने किसी डिफेंडेंट के ऊपर मनी सूट दाखिल किया, जिसमें प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को, वादी ने प्रतिवादी को 10,000 रुपए दिया था। प्रतिवादी ने उसके पहले वादी को कोई सामान दिया था 1,000 रुपए का, तो वो 1,000 रुपया सेट ऑफ के रूप में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर सेट ऑफ का कोई मामला है तो आपको अपने प्लेंट में वो भी क्लियर रूप में लिखना होगा, सेपरेट पैरा में। इसी तरह से आप अपने कोई राइट को रिलिंक्विश कर रहे हैं, कोई आप अपना अधिकार छोड़ना चाह रहे हैं, वह भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टीशन सूट है, एक पिता के 2 बच्चे हैं, आधा आधा है, ठीक, और एक बहन है, तो अगर बहन भी है तो 1/3 1/3। लेकिन मान लीजिए कोई भाई अपने हिस्से में से आधा छोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा शेयर तो 1/3 ही हो रहा है, लेकिन हमको केवल 1/6 चाहिए और बाकी डिफेंडेंट में एक भाई एक बहन में बांट दिया जाए। तो अगर आप कोई रिलिंक्विश करते हैं अपना राइट, अपने अधिकार को छोड़ते हैं, तो वह भी आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, कानून तो आपको पार्टीशन में जो कानून है उतना मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई प्लेंटिफ उसको बच्चे नहीं है और वो बंटवारा का मुकदमा लाया, तो वो चाहता है कि हम जितना हमारा 1/3 शेयर हुआ, हमको 1/3 नहीं उसका आधा ही मिले, मेरा गुजारा हो जाएगा, और रेस्ट जो है हमारा हाफ पोर्शन दोनों भाई और बहन में बांट दिया जाए।
तो अगर आप अपने किसी राइट को, किसी शेयर को रिलिंक्विश करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो भी आपको अपने प्लेंट में लिखना पड़ेगा। देन किसी भी प्लेंट में, किसी भी वाद पत्र में आपको कितने प्रॉपर्टी का वैल्यू का केस है वो आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी का मुकदमा ला रहे हैं यानी चल संपत्ति का, या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ला रहे हैं यानी अचल संपत्ति का, आपको अपने प्लेंट में बेटे स्पष्ट रूप से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लिखनी पड़ेगी। या इवन आप मनी सूट ला रहे हैं तो कितना पैसा आपका बकाया है डिफेंडेंट पे, वह आपको स्पेसिफिक रूप में लिखना पड़ेगा। केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा कि डिफेंडेंट के ऊपर मेरा पैसा बकाया है, अतः कोर्ट से निवेदन है, न्यायालय से हमारी प्रार्थना है कि मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। क्या दिलाएगी कोर्ट? जब तक आप उसको स्पेसिफाई नहीं करिएगा तो कोई भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल, इमूवेबल, इवन मनी सूट में भी आपको वैल्यूएशन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि जो वैल्यूएशन आप लिखते हैं उसी वैल्यूएशन पे आपको कोर्ट फी देनी पड़ती है। अब वैल्यूएशन दो तरह की होती है। एक वैल्यूएशन होती है जो कि प्लेंटिफ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाता है, ठीक, और एक वैल्यूएशन होती है सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से। तो जो भी वैल्यूएशन प्लेंटिफ लगाएगा, वादी अपने मुकदमे का लगाएगा, उसी पे उसको कोर्ट फी देनी होगी, न्यायालय शुल्क अदा करना होगा। जैसे अगर मनी सूट है, पैसे का क्लेम है, तो आपको स्पेसिफिक रूप में लिखना होगा कि कितना पैसा आपका बकाया है। अच्छा, अगर आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, ब्याज क्लेम कर रहे हैं, तो कितना ब्याज आप क्लेम कर रहे हैं ये भी आपको स्पेसिफिक रूप में लिखना है। यह नहीं चलेगा कि कोर्ट से निवेदन है, न्यायालय से निवेदन है कि हमें ब्याज दिलाया जाए। आपको स्पेसिफिक रूप में मेंशन करना पड़ेगा कि कितना ब्याज आपको चाहिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर आप मनी लेंडर्स एक्ट, एक एक्ट है मनी लेंडर्स एक्ट, अगर आप उसके आलोक में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने किस रेट पर ब्याज पे दिया था ये आपको स्पेसिफिक लिखना है, ठीक। अमूमन कोर्ट जो ब्याज देती है वह 6% पर एनम का जो इंटरेस्ट होता है, इसको सफिशिएंट माना गया है। हम लोग भी डिग्री करते थे तो 6% पर एनम, बस इसको आदर्श माना गया है। 6% वार्षिक, माने 100 रुपए का ब्याज, एक वर्ष का 6 रुपया, इसको पर्याप्त माना गया है। अच्छा, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का आप मुकदमा कर रहे हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी का डिटेल लिखना पड़ेगा जिससे वह प्रॉपर्टी फिक्स हो सके। जैसे आपने किसी जमीन का मुकदमा किया, किसी मकान का किया, किसी फ्लैट का किया, किसी दुकान के बाबत मुकदमा किया अचल संपत्ति के बाबत, तो उस प्रॉपर्टी को फिक्स कैसे करेंगे? उसकी बाउंड्री लिखेंगे। तो आपको अपने प्लेंट में उसकी बाउंड्री भी लिखनी है जिससे कि प्रॉपर्टी एसर्टेन की जा सके, प्रॉपर्टी चिन्हित की जा सके। अगर कोई भी प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मुकदमा कर रहा है तो वह उसको स्पेसिफिक रूप में लिखना पड़ेगा कि हम यह मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कर रहे हैं एज पर ऑर्डर 7 रूल 4। अब चलिए, अब ऑर्डर 7 रूल 5 कहती है कि डिफेंडेंट के ऊपर क्या लायबिलिटी प्लेंटिफ की बन रही है, प्रतिवादी के ऊपर वादी की क्या लायबिलिटी है, यह भी आपको स्पेसिफिक रूप से मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर 7 रूल 6। हम लोग जानते हैं कि प्रोसीजरल लॉ 4 हैं। एक
सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, दूसरा बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरी बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और चौथा लॉ ऑफ लिमिटेशन। ये चारों प्रोसीजरल लॉ है, यानी प्रक्रियात्मक विधि है, और सारे जितने कानून है वह सब्सटेंटिव लॉ है। यानी कोई भी मुकदमा जो होता है, मुकदमा करने की एक शर्त यह होती है कि समय सीमा के अंदर मुकदमा हो जाए। वह समय सीमा कहाँ मेंशन की हुई है? वह समय सीमा मेंशन की हुई है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 में। बाकायदे उसमें चार्ट बना हुआ है कि किस तरह का मुकदमा का लिमिटेशन पीरियड कितना होगा। अगर मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड बीत गया है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 में एक सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 किस चीज के बाबत है? एग्जम्पशन ऑफ लिमिटेशन। अगर मान लीजिए लिमिटेशन का पीरियड बीत गया है और उसके बाद वादी मुकदमा कर रहा है, प्लेंटिफ मुकदमा कर रहा है, तो उसको सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का एक अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता है, सपोर्टेड विथ एफिडेविट। शपथ पत्र से समर्थित लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत एक अलग से आवेदन देना पड़ता है कि इस कारण से मुकदमा करने में विलंब हो गया और इसमें मैंने जानबूझ के विलंब नहीं किया है, अतः विलंब की अवधि को माफ किया जाए और मेरे मुकदमे को एडमिट किया जाए, यानी ग्रहण किया जाए, और दूसरी पार्टी डिफेंडेंट को नोटिस जारी की जाए। अब ये जो है लिमिटेशन, अगर आप उसका छूट पाना चाहते हैं लिमिटेशन का, तो आपको वह अलग पैरा में लिखना पड़ेगा अपने प्लेंट में। फिर उसका ग्राउंड मान लीजिए बीमार पड़ गए तो दिनांक इतना से इतना तक प्लेंटिफ वादी जो था वह हॉस्पिटल में था, इस कारण से मुकदमा करने में विलंब हुआ। और अलग पैरा में आपको, अगर आप लिमिटेशन से छूट चाहते हैं तो वो फैक्ट आपको अलग पैरा में लिखना पड़ेगा। फिर ऑर्डर 7 रूल 7, ऑर्डर 7 रूल 7 कहता है बेटे कि जो आप रिलीफ मांगते हैं, कोई भी आदमी सिविल का सूट क्यों करता है? कोई अनुतोष पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए। तो जो आप रिलीफ चाहते हैं कोर्ट से, कोई भी वादी कोर्ट से जो अनुतोष मांगता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कोर्ट हमें यह अनुतोष ग्रांट करे। ठीक, अगर आपने रिलीफ नहीं क्लेम किया है तो कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देगी। नो रिलीफ नो केस। भाई जब आपने कोई रिलीफ ही नहीं मांगा है तो मुकदमा क्यों ग्रहण किया जाए? जैसे कोई आदमी अगर बीमार नहीं है तो मेरी समझ से डॉक्टर को उसको कोई दवा देनी ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी केस में कि रिलीफ को अलग अलग आधारों पे मांगा जाता है। कुछ रिलीफ का ग्राउंड अलग होता है, कुछ रिलीफ का ग्राउंड अलग होता है। अगर ऐसा केस है कि अलग अलग ग्राउंड के आधार पे आप रिलीफ मांग रहे हैं तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, वाद पत्र में अलग पैरा में लिखना पड़ेगा। अब ऑर्डर 7 रूल 9, ये इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए प्लेंटिफ ने अपना वाद पत्र तैयार कर लिया। हर वाद पत्र के साथ बेसिस ऑफ द सूट जरूर दाखिल होती है। वह पेपर वह कागज जिसके आधार पे आप मुकदमा दाखिल कर रहे हैं उसको बेसिस ऑफ सूट कहते हैं। हर प्लेंट के साथ बेसिस ऑफ सूट लगाना कंपलसरी है सीपीसी में। आपने प्लेंट बनवाया अपने विद्वान अधिवक्ता से, बेसिस ऑफ सूट लगा के दाखिल कर दिया कोर्ट में, ऑफिस से चेकिंग हुई, आपका प्रॉपर पाया गया, जो आपने कोर्ट फी शो किया था वो भी सही था, जो आपने कोर्ट फी दिया था वो भी सही था, कोर्ट ने आपके मुकदमे को एडमिट कर लिया। यानी जो आपका सिविल का मुकदमा है वहाँ हिंदी में लिखा जाता है ग्रहण किया गया और इंग्लिश में लिखा जाता है एडमिटेड। अगर कोर्ट ने आपके मुकदमे को ग्रहण कर लिया या एडमिट कर लिया, तब कोर्ट डायरेक्शन देती है प्लेंटिफ को कि 7 दिनों के अंदर, विद इन 7 डेज, कितने डिफेंडेंट हैं
उतनी कॉपी प्लेंट की आप दाखिल करिए। मान लीजिए आपने 5 डिफेंडेंट के विरुद्ध मुकदमा किया है, तो आपको अपने वाद पत्र की प्लेंट की क्या कॉपी दाखिल करनी होगी? 5 कॉपी, और साथ में रिक्विजिट फी भी दाखिल करना होगा एज पर ऑर्डर 7 रूल 9। अगर भूलवश जिस न्यायालय में मुकदमा होना चाहिए था वहां मुकदमा नहीं हुआ, तब क्या प्रक्रिया होगी? तब प्लेंटिफ को एक रिलीफ दी गई है सीपीसी में, ऑर्डर 1 रूल 10, सॉरी ऑर्डर 7 रूल 10। वह क्या दी गई रिलीफ कि आप अपने प्लेंट को वापस ले सकते हैं, अपने मुकदमे को वापस ले सकते हैं सक्षम न्यायालय में दाखिल करने के लिए। यानी प्लेंटिफ को एक लिबर्टी दी गई है ऑर्डर 7 रूल 10 में कि वह कोर्ट में एप्लीकेशन, मान लीजिए मुकदमा दाखिल होना था सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या, भूल से दाखिल हो गया जूनियर डिवीजन क्या, वैल्यूएशन उसकी जो है 10 लाख है, तो 10 लाख वैल्यूएशन का मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ तो नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चलेगा। लेकिन भूल से वहां दाखिल हो गया, तो ऑर्डर 7 रूल 10 कहता है कि प्लेंटिफ एक अलग से आवेदन दे सकता है इस आशय का कि हम अपना प्लेंट वापस लेना चाहते हैं और इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो ऑर्डर 7 रूल 10 के आलोक में कोर्ट अगर आपकी बातों से सहमत होती है कि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए ऐसा आपने नहीं किया है, बल्कि इट इज ड्यू टू इनएडवर्टेंस है, तो वहां रिटर्न ऑफ प्लेंट का ऑर्डर कोर्ट करती है। लेकिन ऑर्डर 7 रूल 10 ए होगा, हाँ ऑर्डर 7, हाँ रूल 10 ए और ऑर्डर 7 रूल 10 का क्लॉज 2 ये कहता है कि जब भी कोर्ट वाद पत्र को वापस करेगी, प्लेंट को रिटर्न करेगी, तो कोर्ट इसके बारे में एक अपनी ऑर्डर शीट में डिटेल लिखेगी कि किस कारण से, रीजन बिहाइंड, किस रीजन से कोर्ट आपको प्लेंट वापस करने की अनुमति दे रही। समझ गए? अब आइए अब इसके बाद का जो प्रोविजन है बेटे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी कहती है कि किस किस आधार पे मुकदमा खारिज हो सकता है। यानी आपने वाद पत्र दाखिल कर दिया, ठीक, तो वाद पत्र कब कब खारिज हो जाएगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का प्रोविजन ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में है। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ऑर्डर 7 रूल 11 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का कहता है, इसमें कुल 6 क्लाजेज हैं, 6 ग्राउंड हैं जिसके आधार पर मुकदमा वाद पत्र खारिज हो जाएगा। पहला, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि नो काज ऑफ एक्शन नो सूट। भाई जब कोई बीमारी ही नहीं तो दवा किस बात की, जब कोई वाद हेतु की नहीं है तो मुकदमा किस बात का। तो अगर किसी प्लेंट में कोई काज ऑफ एक्शन ही नहीं दिखाया गया है तो इस आधार पे प्लेंट खारिज हो जाएगा एज पर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ए। सेकंड, देखिए प्रिजम्पशन ये किया जाता है कि हर वादी, हर प्लेंटिफ अपने मुकदमे का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सही से करेगा। लेकिन यह युग कौन है? कलयुग है। ठीक, संस्कृत में एक श्लोक है बेटे, लोभः पापस्य मूल कारणम, लोभ ही पाप का मूल कारण है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोभ बस, मोबाइल नहीं चलाइए आप लोग, कभी कभी क्या होता है कि लोभ बस कि हमें कोर्ट फी कम देना पड़े, लोग अपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कम कर देते हैं। ठीक,
छिपा लेते हैं, उसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन, यानी कम दिखाना। तो अगर आपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कम दिखाया है और कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया है कि आप वैल्यूएशन को सुधार लीजिए और उसके आधार पे कोर्ट फीस पे कर दीजिए, लेकिन फिर भी आप न तो वैल्यूएशन सुधार रहे हैं अपना प्रॉपर्टी का और न तो कोर्ट फी पे कर रहे हैं, तो इस आधार पे भी मुकदमा खारिज हो जाएगा, प्लेंट आपका खारिज हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज बी सीपीसी। तीसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेंटिफ ने सूट का वैल्यूएशन तो सही दिखाया, ठीक, लेकिन कोर्ट फी कम फाइल किया। मान लीजिए 10 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, उसने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 10 लाख ही दिखाया, लेकिन कोर्ट फी जितना होना चाहिए उससे कम कोर्ट फी दिया है। तो अगर न्यायालय के डायरेक्शन के बाद भी आप बकाया कोर्ट फी नहीं देते हैं, तो इस आधार पर भी आपका क्लेम खारिज हो जाएगा, ठीक। ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज 3। अब कोई भी मुकदमा किसी भी कानून से अगर बाढ़ है, देखिए हम लोग पेनल लॉ में भी पढ़े होंगे, पुरानी आईपीसी में और नई बीएनएस में भी, कि कानून की भूल क्षम्य नहीं होती है, तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है। क्यों? बिकॉज एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन इज सपोज टू नो लॉ ऑफ द नेशन। कारण बस कि हर नागरिक से यह माना जाता है कि वह देश के कानून को जानता है। कोई भी मुकदमा अगर किसी कानून से बाढ़ है, किसी कानून से बाधित है, तो वह मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में भी आपको बीएनएसएस में भी प्रोविजन दिया गया है, पुरानी सीआरपीसी में भी प्रोविजन था कि वंस एक्यूटेड आर कन्विक्टेड कांट बी ट्राइड अगेन। एक बार अगर सजा हो गई या रिहाई हो गई तो सेम चार्ज के लिए दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। इसी तरह से सिविल का सिद्धांत है कि किसी भी कानून से अगर मुकदमा बाढ़ है, किसी भी कानून से अगर मुकदमा बाधित है, तो वह प्लेंट खारिज हो जाएगा, ठीक। एज पर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी। अब आइए ई। बेटे जब भी वाद पत्र दाखिल होता है, प्लेंट दाखिल होता है ऑर्डर 7 के तहत, तो हमेशा 2 प्रतियों में दाखिल होता है, इन डुप्लीकेट। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने एक ही कॉपी दाखिल किया प्लेंट का, कोर्ट ने उनको बार बार डायरेक्शन दिया कि भैया दूसरी कॉपी भी दाखिल कर दो, लेकिन उसके बाद भी अगर वादी जानबूझ के डुप्लीकेट नहीं दाखिल कर रहे हैं, दूसरी कॉपी नहीं दाखिल कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी प्लेंट खारिज हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ई। अब मुकदमा इस आधार पे भी खारिज हो जाएगा कि वादी ने ऑर्डर 7 रूल 9 का पालन नहीं किया। ऑर्डर 7 रूल 9 क्या है बेटा? आदेश 7 नियम 9 क्या है? यह कहता है कि कोई भी वाद पत्र प्लेंट जब कोर्ट एडमिट करेगी, उसके बाद वादी को डायरेक्शन दिया जाता है कि जितने भी प्रतिवादीगण हैं उतनी प्रति, उतनी कॉपी आप प्लेंट की दाखिल करिए और रिक्विजिट कोर्ट की भी दाखिल करिए। अगर कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद भी न तो कॉपी आप प्लेंट दाखिल हो रही है और न तो कोर्ट फी दाखिल हो रही है रिक्विजिट्स की, तो इस आधार पे भी प्लेंट को कोर्ट खारिज कर सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज एफ ऑफ सीपीसी। अब इसका प्रोविजो क्लॉज कहता है
कि न्यायालय किसी भी कमी को पूरा करने के लिए, प्लेंट में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए टाइम एक्सटेंड कर सकती है। न्यायालय टाइम इस आधार पर भी एक्सटेंड कर सकती है कि प्लेंटिव के साथ कहीं इनजस्टिस न हो जाए। देखिए इसका प्रोविजो क्लास करता है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court, and the refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff। यानी न्यायालय अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि वादी ने, प्लेंटिफ ने जानबूझ के ये गलती नहीं किया है, और अगर हम प्लेंटिफ को समय नहीं देंगे गलती सुधारने के लिए तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, तो वह प्लेंटिफ को, वादी को और समय दे सकती है जो भी कमियां हैं प्लेंट में उसको सुधारने के। अब प्लेंट अगर खारिज कर दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में, देखिए कानून का प्रिंसिपल है कि एवरी ऑर्डर एंड जजमेंट मस्ट बी रीजन्ड वंस। प्रत्येक आदेश और निर्णय में उसका कारण लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई एक इंजंक्शन का केस है, एक एप्लीकेशन इंजंक्शन की आई, तो कोर्ट केवल यही नहीं लिख सकती कि उभय पक्षों को सुना, इंजंक्शन खारिज किया गया। नहीं, यह ऑर्डर जस्ट है ही नहीं। इवन क्रिमिनल में भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता उभय पक्षों को सुना, जमानत आवेदन स्वीकृत किया गया। नहीं हो गया। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि जब भी किसी प्लेंट को कोर्ट आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज करेगी तो उसका कारण लिखना आवश्यक है। जैसे किसी भी सिविल के सूट में कोर्ट जजमेंट एक लाइन का दे दे कि मुकदमा खारिज किया गया, तो क्या जजमेंट हुआ? ये तो आर्बिट्ररी हो गया, मनमानापूर्ण हो गया। किसी भी आदेश, किसी भी निर्णय में उसका कारण, उसका रीजन लिखा जाना आवश्यक है। यही बात हम लोगों का ऑर्डर 7 रूल 12 कहता है। ठीक, कि जब भी कोई प्लेंट खारिज किया जाएगा ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि किस कारण से खारिज किया गया। अब आइए रूल 13, कोई भी प्लेंट खारिज कर देना अपने आप में यह आधार नहीं होगा कि दोबारा मुकदमा नहीं होगा। यानी ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत अगर कोई प्लेंट खारिज हो गया तो यह फ्रेश प्लेंट दाखिल करने से मना नहीं होता है। मान लीजिए किसी प्लेंटिफ का मुकदमा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में खारिज हो गया, तो इस आधार पे उसको फ्रेश वाद पत्र, फ्रेश प्लेंट दाखिल करने से मना नहीं किया जाएगा। यही बात ऑर्डर 7 रूल 13 कहती है। हाँ, हम लोग ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन व्हिच द प्लेंटिफ सूज आर रिलाइज, हर प्लेंट के साथ जो किस पेपर के आधार पे प्लेंटिफ ने मुकदमा लाया है वह पेपर जरूर ही दाखिल होगा। उसी को हम लोग बेसिस ऑफ सूट कहते हैं। यानी मुकदमा दाखिला का आधार, तो जिस कागजात के आधार पे सिविल का मुकदमा दाखिल किया जा रहा है वह कागजात वाद पत्र के साथ जरूर ही संलग्न होगा। यही बात ऑर्डर 7 रूल 14 कहती है। हाँ भाई, अब हम लोग ऑर्डर 8 को पढ़ते हैं बेटा। ठीक, ऑर्डर 8,
ऑर्डर 8 हमें रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन की प्रक्रिया बतलाता है। जैसे ऑर्डर 7 प्लेंट जो के बारे में बताया, वादपत्र के बारे में, वैसे ही ऑर्डर 8 जो है, आदेश 8 जो है, यह रिटन स्टेटमेंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये बतलाता है। अब देखिए, हर चीज का लिमिटेशन है, सिविल के लॉ में हर चीज का लिमिटेशन है। अब तो क्रिमिनल में भी जब से हम लोगों की नई बीएनएसएस आ गई है, लगभग एवरी चीज का क्रिमिनल में भी लिमिटेशन कर दिया गया। ठीक, सिविल के लॉ में हर चीज का लिमिटेशन है। हम लोग ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट के बारे में कहता है। ऑर्डर 8 का रूल 1 कहता है कि कोई भी डिफेंडेंट, कोई भी प्रतिवादी जो अपना रिटन स्टेटमेंट WS या लिखित कथन दाखिल करेगा, वह कितने दिनों में दाखिल करेगा? जिस दिन उसको सम्मन मिला, उस सम्मन की प्राप्ति के 1 महीने के अंदर। 1 महीना मतलब 30 डेज। तो ऑर्डर 8 का रूल 1 कहता है कि कोई भी प्रतिवादी जिस दिन उसको सम्मन प्राप्त हुआ, उस सम्मन प्राप्ति के 1 महीने के अंदर में अपना लिखित कथन, अपना WS या अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में या तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दाखिल कर देगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश 30 डेज में नहीं दाखिल हो पाया, तो सेकंड पैरा कहता है, ऑर्डर 8 रूल 1 का सेकंड पैरा, कि अगर 30 दिनों में वह दाखिल नहीं कर पाया तो उसे यह कारण दर्शाना होगा कि किस कारण से वह 30 दिनों में नहीं दाखिल कर पाया। तब अधिकतम 90 डेज के अंदर में वह अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर सकता है। ऑर्डर 8 का रूल 1 का सेकंड पैरा, प्रोविजो क्लास। ठीक, जो काम की चीज है बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं कि बेयर एक्ट पूरा पढ़ते जाएं। ठीक, तो रिटन स्टेटमेंट कितने दिन में दाखिल होता है? 30 डेज। लेकिन अगर डिफेंडेंट अपना रीजन शो कर पाता है तो मैक्सिमम उसको कितना मौका मिलेगा? 90 दिनों का। 90 दिनों के अंदर में आपको अवश्य ही अपना रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन दाखिल कर देना होगा। ये देखिए, नॉट लेटर देन 90 डेज। यह 90 दिन कहां से माना जाएगा? जिस दिन आपने सम्मन प्राप्त किया, जिस दिन प्रतिवादी को सम्मन मिला था, उस तारीख से 90 दिन। अब आइए, अरे पहले तो भाई जितना पढ़ाए उतने पढ़ो, जितना पढ़ाए उतना, अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो ना भाई। तो हम लोग 2 चीज देखे कि 30 दिनों के अंदर में कोई भी प्रतिवादी अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर देगा, लेकिन अगर वो कारण शो करता है तो कितने दिनों में कर सकता है? 90 दिनों में। अब अगला प्रोविजो क्लास कहता है, where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days shall be allowed to file written on such day as may be specified for reasons to be recorded in writing, payment of such cost deemed fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summon. On expiry of 120 days service of summon, the defendant shall forfeit the right of, पहले तो 30 दिन में दाखिल कर सकते हैं, अगर उसने अपना कारण दिखा दिया तो 90 दिन तक दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट को एक पावर ये दी गई एज पर CPC कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी मामले के तथ्य और परिस्थिति के आलोक में खर्चा लगा के, यानी कॉस्ट लगा के 120 दिनों के अंदर भी डिफेंडेंट को मुकदमा में
WS दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन 120 दिन से ज्यादा के बाद डिफेंडेंट का अपना WS रिटर्न स्टेटमेंट या लिखित कथन दाखिला का अधिकार स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन यही प्रिंसिपल और समझ लीजिए कानून का, अगर मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जिसे सम्मन मिला, ठीक, और अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वह 8 महीना अस्पताल में भर्ती रहा, तो क्या वह WS से वंचित हो जाएगा? नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई इंपॉर्टेंट केसेस के गाइडलाइंस हैं कि अगर वह परिस्थितियां डिफेंडेंट के कंट्रोल के बाहर थी, प्रतिवादी के कंट्रोल के बाहर थी, तो वहां न्याय को देखते हुए उसको 120 दिन के बाद भी मौका दे दिया जाएगा। मान लीजिए एक डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है एक्स, उसे एक केस में सम्मन मिला 1 तारीख को, 2 तारीख को अपने वकील साहब के पास जाने के लिए घर से निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका। अब वकील साहब के पास तो नहीं पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंच गया, वहां 6 महीना 7 महीना 8 महीना पड़ा रहा अस्पताल में। तो न्याय क्या कहता है? कानून का प्रिंसिपल यही ना है, हियर बोथ द साइड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्टर पार्टेम, कि दोनों पक्षों को सुनिए। तो अगर परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि डिफेंडेंट के बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर हैं, तब वैसी स्थिति में 120 दिन के बाद भी न्यायालय अगर न्याय को के लिए उचित समझती है तो 120 दिन के बाद भी मौका दे सकती है। तो अब हम लोग देखें 4 प्रिंसिपल हैं। पहला, सम्मन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर। दूसरा, कारण दर्शित होने के बाद 90 दिन तक। तीसरा, न्याय को करने को देखते हुए खर्चा यानी कास्ट लगा के 120 दिन तक। लेकिन अगर परिस्थितियां बिल्कुल ही प्रतिवादी के कंट्रोल के बाहर थी तो वहां कोर्ट न्याय के हित को देखते हुए 120 दिन के बाद भी मौका दे सकती है। 3 तो इसमें लिखा हुआ है, एक जो है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्लेंट में यानी वाद पत्र में वादी को ड्यूटी दी गई है कि वह अपने मुकदमे का आधार का कागजात दाखिल करेगा। ऐसे ही बेटे ऑर्डर 8 के रूल 1A में डिफेंडेंट को भी ड्यूटी दी गई है कि जिस पेपर के आधार पर वह अपना लिखित कथन दाखिल कर रहा है वह उसको भी अपना आधार का कागजात देना पड़ेगा। यानी जो सिद्धांतवादी के लिए है कि वाद पत्र के साथ आपको सूट का बेसिस दाखिल करना पड़ेगा, मुकदमे के आधार का कागजात दाखिल करना पड़ेगा, वही लॉ ऑर्डर 8 रूल 1A में डिफेंडेंट के लिए भी है कि डिफेंडेंट को भी जिस लिखित कथन में जो बातें उसने कही हैं उसका जो आधार का कागजात है, उसका जो बेस का डॉक्यूमेंट है, वह डिफेंडेंट को भी दाखिल करना पड़ेगा। अगर डिफेंडेंट कोई नया तथ्य लाता है, देखिए प्लेंटिफ के प्लेंट की एक एक बात को या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या डिनाई करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल समझ लीजिए। समझ में आ रहा है अमन? क्या सोचिए। अरे कुछ नहीं निकाल करना है, चार ही तो सिद्धांत हैं, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन। लेकिन अगर परिस्थितियां डिफेंडेंट के कंट्रोल के बाहर भी हैं तो उसके बाद भी न्यायालय चाहे तो न्याय के हित को देखते हुए मौका दे सकते। अगर कोई डिफेंडेंट अपने WS में नया तथ्य देना चाहता है
अपने मामले के समर्थन में कोई स्पेसिफिक न्यू फैक्ट देना चाहता है तो उसको अलग पैरा में मेंशन करना पड़ेगा। एज पर ऑर्डर 8 रूल 2। ऑर्डर 8 रूल 3 कहती है कि जो भी आप वाद पत्र को डिनाई करिएगा तो उसका डिनायल भी स्पेसिफिक रहेगा। डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से अपने बयान तहरीर में या लिखित कथन में या WS में यह मेंशन करना पड़ेगा कि वह तथ्य को स्वीकार कर रहा है या अस्वीकार कर रहा है। एम्बिगुअस नहीं चलेगा, स्पेसिफिकली आपको या तो एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है एज पर ऑर्डर रूल 3। ऑर्डर 8 का रूल 4 कहता है where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do evasively but answer the point of substance. Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received the particular amount, but he must deny that he received the sum or any part there are all set out. यानी डिफेंडेंट को खाली डिनायल में नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको संपूर्ण डिनायल, कंप्लीट डिनायल करना पड़ेगा। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि प्लेंटिफ ए ने डिफेंडेंट बी के ऊपर मुकदमा दाखिल किया, ठीक, कि हमारा इनके ऊपर 10,000 रुपया बाकी है, तो वहां डिफेंडेंट केवल एक लाइन लिख के नहीं छोड़ देंगे कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, नहीं। कंप्लीट डिनायल उसको स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर डिफेंडेंट का कुछ प्लेंटिफ के पास बकाया था और उसको डिफेंडेंट एडजस्ट कराना चाहता है, सेट ऑफ कराना चाहता है, तो उसको भी स्पेसिफिक पैरा में लिखना पड़ेगा। अब सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होगा? सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है? वह अमाउंट अगर सूट डिक्री होती है तो जो सेट ऑफ का अमाउंट रहता है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। काउंटर क्लेम, प्लेंटिफ क्या करता है अपने प्लेंट में? क्या करता है बेटा, बोलो अमन, तुम ही बताओ। प्लेंटिफ अपने प्लेंट में क्या करता है? क्लेम करता है, रिलीफ को क्लेम करता है। तो प्लेंटिफ ने क्लेम किया रिलीफ का प्लेंट के माध्यम से। अगर डिफेंडेंट भी कोई क्लेम करेगा तो उस क्लेम को क्या कहेंगे? काउंटर क्लेम। क्लेम बाय डिफेंडेंट इज नोन एज काउंटर क्लेम। यानी प्रतिवादी अगर कोई क्लेम करता है तो उसी को हम लोग काउंटर क्लेम कहते हैं। तो अगर डिफेंडेंट कुछ भी काउंटर क्लेम कर रहा है तो उसको भी उसको स्पेसिफिकली अलग पैरा में लिखना पड़ेगा। और काउंटर क्लेम का अगर कोई ग्राउंड है, उसका कोई आधार है, तो वह आधार भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसके आधार का कोई पेपर है तो वह पेपर भी देना पड़ेगा। इसको जान लीजिए। डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। डिफेंडेंट ने, जो प्रतिवादी है, उसने अपने रिटन स्टेटमेंट में या लिखित कथन या उसको WS कहिए, उसमें अगर उसने कोई काउंटर क्लेम किया तो उस काउंटर क्लेम को अगर प्लेंटिफ डिनाई नहीं कर रहे हैं तो फिर माना क्या जाएगा? प्लेंटिफ एडमिट कर रहे हैं तो उतने पोर्शन का कोर्ट निर्णय कर सकती है।
उतने पोर्शन का कोर्ट निर्णय कर सकती है। ठीक, बाकी कल की क्लास में